मुंबई यूनिवर्सिटी से बीए, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए पीएचडी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एलएसी से डीएससी एमएससी और ग्रेज इन से बैरिस्टर इन लॉ। कौन हो सकता है इतना इंटेलिजेंट, इतना रिसोर्सफुल, इतना डायनामिक? यदि आपसे मैं पूछूंगा, कयास लगाने बोलूंगा और कोई जानकारी न दूं तो शायद आप कहेंगे कोई बड़े बाप की औलाद होंगे। लेकिन नहीं दोस्तों, ये वो शख्स है जिसके जीवन में कोई सुविधाएं नहीं थी। और विश्वास रखिए, ये वीडियो पूरा यदि आपने देख लिया, इसके बाद या तो आप अपनी जिंदगी में बहाने मारना छोड़ देंगे और या तो मान लेना कि आप इतने नामुराद हो और आपकी चमड़ी इतनी मोटी है कि बड़ी से बड़ी घटना भी आपको हिला नहीं सकती। आज मैं गर्व से बात कर रहा हूं भारत के पहले लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, श्री बाबा साहेब अम्बेडकर की। और अम्बेडकर साहब, मुझे अफसोस है कि आज तक मैंने आपके ऊपर केस स्टडी क्यों नहीं बनाई। इतने साल से मेरे YouTube चैनल पर लोग कमेंट कर रहे थे, पाटनी जी अम्बेडकर जी को पढ़िए, अम्बेडकर जी पर बनाइए। और आज मैं यकीन से कह सकता हूं कि अम्बेडकर जी के बारे में बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लेकिन वो इतनी क्रांतिकारी शख्सियत थे कि जितना सम्मान महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को मिलता है, उतना ही सम्मान अम्बेडकर जी को मिलना चाहिए। उतनी ही बड़ी जगह करिकुलम से लेकर भारतीय मानस पर अम्बेडकर जी के लिए होनी चाहिए। अम्बेडकर जब बहुत छोटे थे, उस वक्त उनकी माता का देहांत हो गया। अपनी आंटी के पास रहकर वो बड़े हुए। वो जिस स्कूल में जाते थे, वो अपने भाई के साथ अपनी क्लास में सबसे पीछे बैठते थे, एक कोने में बोरी पर। और उन्हें अपनी बोरी, अपना गनी बैग स्कूल के बाद पीठ पर टांग कर ले जाना पड़ता था। जानते क्यों? क्योंकि वहां का चौकीदार, वहां का प्यून, वो भी उस गनी बैग को नहीं छूता था। कारण क्या था? कारण था अम्बेडकर जी की जाति, जिसको उस समय अनटचेबल माना जाता था। छोटी छोटी चीजों से परेशान होने वाले लोग क्या जाने संघर्ष क्या होता है। उसी स्कूल में वो दिन भर प्यासे समय बिताते थे। क्यों? क्योंकि पानी का नल छूने की इजाजत नहीं थी। कारण, नल अपवित्र हो जाएगा। और कैसे पानी पीते थे? यूं झुककर अपने हाथ को ऐसे रखते थे और दूर से ऊपर से प्यून पानी डालता था। कहीं बर्तन छू गया तो बर्तन अपवित्र हो जाएगा। बचपन में एक बार बाबा साहेब इतने विचलित हो गए कि उन्होंने तय किया कि मैं बॉम्बे में जाकर किसी मिल में नौकरी करूंगा। और उनके साथ कई और लोग भी जा रहे थे, क्योंकि कई और लोग पहले से नौकरी करते थे। जाने आने के पैसे के लिए उन्होंने अपनी आंटी के पर्स से चोरी करने का निर्णय लिया। एक बार, दो बार, चार बार, पांच बार, आखिर कोशिशों के बाद उनका बटुआ हाथ में लग गया। और जब बटुआ हाथ में लगा तो क्या निकला? आधा आना। वो आधा आना टिकट के लिए भी पर्याप्त नहीं था। और अम्बेडकर विचलित हो गए। उनको अपनी असली स्थिति पता चली और उस दिन अम्बेडकर ने निर्णय लिया, सिर्फ पढ़कर ही इस देश को बदला जा सकता है, अपनी पारिवारिक स्थिति को बदला जा सकता है। और उस दिन उन्होंने निर्णय ले लिया कि अब भागना नहीं है, अब मजदूर नहीं बनना है। और सोचिए, उस दिन यदि वो मजदूर बन जाते तो देश का इतना अद्भुत असाधारण संविधान कौन लिखता? आपके भी जीवन में कई बार गलतियां हुई होंगी, लेकिन क्या आपने उन गलतियों को सुधार लिया? कई बार आप भी भीतर से विचलित हुए होंगे, लगा होगा सब कुछ छोड़ के भाग जाएं। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है भगवान ये आपके टेस्ट लेता है और इन टेस्टों में जो पास होता है उनको बड़ी उपलब्धियों के लिए चुना जाता है, बड़ी उपलब्धियों के लिए। बहुत तेज बारिश हो रही थी, आंधी और तूफान चल रहा था। एक घर के दीवार पर अम्बेडकर जी यूं टिक कर खड़े हुए। घर की महिला ने देखा, बाहर आई, जोर से अम्बेडकर जी को धक्का लगाया और अम्बेडकर जी जाकर मिट्टी में गिर पड़े। मिट्टी में गिरे, सारी पुस्तकें धूल में, पानी में, मिट्टी में खत्म हो गई। कारण क्या था? वो महिला कहती है, मेरी दीवार से टिक कर खड़े हो, मेरा पूरा घर अपवित्र हो गया, पूरा घर अपवित्र हो गया। किसको संघर्ष कहते हैं? आज हम कितनी छोटी छोटी सी चीजों पर सेंसिटिव होते हैं। मुझे याद पड़ता है कि जब फॉरेन में मैं अलग अलग कंट्रीज लेक्चर करने जाता हूं या कभी घूमने जाता हूं,
कई कई जगह सेकंड सिटीजन के रूप में ट्रीट होते हैं। ओ ब्लडी इंडियंस, अरे ये हिंदुस्तानी। और उस वक्त इतना गुस्सा आता है कि मानो गोली मार दो सामने वाले को, इतना गुस्सा आता है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, जबकि ऐसे किस्से शायद कई साल में हमारे साथ एक दो बार होते हैं। और सोचिए लाखों करोड़ों लोगों के साथ ये किस्से सैकड़ों सालों से हो रहे थे, कितना गुस्सा होगा उनके भीतर। लेकिन आज की ये केस स्टडी ऊंच नीच जात पात पर नहीं है। आज की ये केस स्टडी अंबेडकर जी के संघर्ष पर है, क्योंकि उनके संघर्ष का 1% भी हमने सीख लिया तो जीवन बदल जाएगा। संस्कृत पढ़ना चाहते थे, स्कूल में संस्कृत लेने नहीं दिया गया, क्योंकि जिस महार कास्ट को बिलोंग करते थे उनको संस्कृत पढ़ने की इजाजत नहीं थी, उनको वेद पढ़ने की इजाजत नहीं थी। फॉरेनर्स को थी, दूसरे धर्म वालों को थी, वहां धर्म भ्रष्ट नहीं हो रहा था, लेकिन अंबेडकर जी को नहीं थी। अंबेडकर जी ने क्या किया, एक दिन उसी संस्कृत के महारथी बने, उन्हीं वेदों के ज्ञाता बने। दोस्तों, पूरा बचपन ऐसा बिताने के बाद इंसान को खत्म हो जाना चाहिए। हम कितनी छोटी छोटी चीज से ट्रबल होते हैं, हमारे माँ बाप हमारा साथ नहीं देते, हमारा गांव छोटा है, मौका नहीं मिला, मम्मी पापा इंटरफेयर करते हैं। कई लोग तो मुझे मोबाइल छोटा मिला, मुझे मोबाइल बड़ा मिला, मेरे पास ये मॉडल का लैपटॉप है, मेरे पास ये मॉडल की टू व्हीलर है। इतनी छोटी छोटी चीज में रोते हैं। अरे संघर्ष शब्द तो जानते भी नहीं हो क्या होता है। इतनी तकलीफों के बाद अच्छे अच्छे आदमी की हिम्मत टूट जाती और बड़े से बड़ा टैलेंट खत्म हो जाता। लेकिन भीमराव अंबेडकर जी अपनी कास्ट से कॉलेज एजुकेशन हासिल करने वाले इंडिया के पहले व्यक्ति बने, पहले। और दोस्तों 1913 में कितनी उम्र थी, महज 22 साल। कितनी स्कॉलरशिप मिली, सिर्फ 11.5 पाउंड। किससे मिली, बड़ौदा स्टेट असेंबली से, बड़ौदा के महाराजा से। और वो फॉरेन गए, अपनी डिग्री लेकर टॉप करके लौटे। और जब लौटे तो किंग ने क्या किया, उनको बड़ौदा स्टेट असेंबली का मेंबर बना दिया। और एक क्रांतिकारी बात आज आपको बताता हूं, चूंकि लोगों के मन में बहुत सारी उथल पुथल थी, हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, ये हल्की जात है, ये अनटचेबल है। उन्होंने क्या नियम लगाया, उन्होंने नियम लगाया, जो लोग भी शेड्यूल्ड कम्युनिटीज के साथ बैठने को तैयार होंगे वही लोग चुनाव लड़ पाएंगे। धन्य ऐसे राजा, सलाम करता हूं ऐसे राजा को जो उस वक्त भी इतनी प्रोग्रेसिव सोच रखते थे। तो क्या इतनी सारी डिग्री लेने से जिंदगी आसान हो गई? कायदे से तो हो जानी चाहिए। दोस्तों, इतनी सारी डिग्रियां होने के बावजूद इतने विद्वान शख्स को एक पारसी सराय में जात बदल कर रहना पड़ा। कारण, एक भी होटल ने, एक भी सराय ने, एक भी लॉज ने रुकने की जगह नहीं दी, कोई अपने घर में ठहराने को तैयार नहीं था। बहुत मुश्किल से एक कमरा मिला, और कमरा भी कितना खूबसूरत, टूटी बेंच, टूटी कुर्सियां, चारों ओर जाले, कीड़े फटे गद्दे, यहां तक कि लाइट भी नहीं थी। अरे वो तो छोड़ो, तेल वाला लैंप भी नहीं था। लेकिन उस वक्त उनको लगा वही जन्नत है। और उन्होंने क्या कहा, एट दैट टाइम I prized my shelter more than my life। क्या जानते आप संघर्ष को? आज एक छोटा सा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील घर में बन जाए, जरा सा IIM, IIT कुछ हो जाए, 7वें आसमान पे रहते हैं। लेकिन दुनिया जहान की इतनी सारी डिग्रीज लेने वाले आदमी को उस सराय से निकाल कर फेंक दिया गया, क्योंकि लोगों को पता चला ये पारसी नहीं है। लोगों ने क्या किया, लाठी डंडे लेकर जमा हो गए, बेहिसाब गालियां देने लगे। हाउ डेयर यू केप्ट अ पारसी नेम स्काउंड्रल। जितनी गाली दे सकी उतनी दी, और शाम तक की वार्निंग मिली, शाम तक बाहर चले जाना। और शाम के बाद क्या हुआ, उस मौसम में उनको बाहर निकल के पास में कमाठी बाग में जाकर रहना पड़ा। क्या जानते आप संघर्ष को? और क्या कहते हैं अंबेडकर, मैं 5 साल जब अमेरिका में रहा, यूरोप में रहा, मैं भूल गया अनटचेबल क्या होता है, अछूत क्या होते हैं, मैं सब भूल गया, ऊंच नीच भूल गया। लेकिन जब मैं हिंदुस्तान आया, हर दिन हर पल मुझे ये याद दिलाया गया, मेरी डिग्रियां रद्दी थी, मेरा ज्ञान रद्दी था, सबसे बड़ी चीज कोई थी तो मैं किस जात को बिलोंग करता हूं। और दोस्तों, संघर्ष तो मानो उनकी परछाई थी, साथ चलती थी। यंग एज में शादी हुई थी, बच्चे थे, अपना पेट भर नहीं देखना था, सबकी जरूरतें पूरी करनी थी। रोज सोचते क्या करूं, कहां से व्यवस्था करूं।
क्या क्या नहीं किया उन्होंने। ट्यूटर बने, अकाउंटेंट बने, खुद का एक इन्वेस्टमेंट बिजनेस शुरू किया। लेकिन जैसे ही क्लाइंट को यह पता चला वो अनटचेबल है, वो बिजनेस बंद हो गया। फाइनली 1918 में बाबा साहब को लगा अब जिंदगी बेहतर हो जाएगी। कारण मुंबई में फेमस सिडनेम कॉलेज में उनको प्रोफेसर का जॉब मिल गया। लेकिन वहां क्या हुआ, पढ़े लिखे अनपढ़ गंवार। आज ये शब्द कहते हुए मुझे कोई अफसोस नहीं है कि डिग्रियां महज कागज है, वो विजडम और मैच्योरिटी नहीं लाती। वहां के पढ़े लिखे अनपढ़ गंवार कुछ प्रोफेसर्स ने उनके साथ पानी का जग शेयर करने को मना कर दिया, कॉमन वाटर सोर्स शेयर करने को मना कर दिया। और दोस्तों, यहां अंबेडकर के भीतर लावा फट पड़ा और फाइनली उन्होंने लीगल प्रोफेशन अपनाया। दोस्तों, जो महत्व महात्मा गांधी के जीवन में दांडी यात्रा का है, वही महत्व बाबा साहेब के जीवन में महाड़ सत्याग्रह का है। आइए घटना को जरा गहराई से समझते हैं। 1923 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल ने एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव क्या था कि कोई भी अनटचेबल या कोई भी व्यक्ति किसी भी पब्लिक फंडेड वाटर बॉडी से पानी पी सकता है, वो कोई कुआं हो, वो कोई नल हो, चाहे कोई भी व्यवस्था हो। 1924 में महाड़ म्यूनिसिपैलिटी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, लेकिन क्या सच्चाई में स्वीकार हुआ? नहीं, वो सिर्फ पेपर पे स्वीकार हुआ। और 28 मार्च को एक ऐसी घटना हुई जिससे बाबा साहेब दलितों के मसीहा बन गए। एक चावदार टैंक नाम का टैंक था और जो भी डिप्रेस्ड क्लास का व्यक्ति उस टैंक का पानी पीता उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। 2500 डिप्रेस्ड क्लास के लोगों को लेकर बाबा साहेब निकल पड़े इतिहास रचने। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने वहां से पानी पिया, सोचा एक बड़ा काम हो गया। लेकिन जब यह बात अपर क्लास को पता चली, हाहाकार मच गया। 2 घंटे के भीतर पंडाल में सैकड़ों लोग थे, बेदम पीटा गया, हाथ पैर तोड़ दिए गए। और इसके बाद क्या किया गया? उस टैंक के शुद्धिकरण के लिए सामने बैठकर हवन किया गया, मानो पता नहीं उस टैंक को किसने हाथ लगा दिया। इतना डिस्गस्टिंग, इतना खराब इंसिडेंस था ये बाबा साहेब के लिए कि उस दिन उन्होंने इस पूरी व्यवस्था को बदलने का निर्णय ले लिया। एक क्षण के लिए मेरे साथ आंख बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि किसी जगह से महज आपने पानी पिया है, उस वजह से आपके और आपके परिवार के हाथ पैर तोड़ दिया जाए और आपको गांव से बाहर निकाल दिया जाए। यह हमारे देश में ही होता था, हमारे देश में। गांधी जी और अंबेडकर को लेकर लोगों के दिमाग में खूब सारी गलत धारणाएं। बहुत से लोग ये मानते दोनों एक दूसरे के विरोधी थे और दोनों की पटती नहीं थी। ऐसा नहीं था। दोनों स्वतंत्र विचारों वाले शख्सियत थे और जहां विचार मेल नहीं खाते थे वहां जम के टकराते थे, और जहां विचार सही मेल खाते थे वहां गले मिलते थे। दोनों का एक एक किस्सा बताऊंगा। 1932 की बात है। ब्रिटिश सरकार ने डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट बनाने का निर्णय लिया। बहुत ध्यान से सुनना, लैंडमार्क इंसिडेंस है। उसके बाद क्या हुआ? अंबेडकर खुश, सालों की मुराद पूरी हो रही थी। लेकिन दूसरी ओर गांधी जी अड़ गए। गांधी जी को लगा कि इससे हिंदूज का विभाजन हो जाएगा। गांधी जी ने येरवड़ा सेंट्रल जेल से आमरण अनशन शुरू कर दिया। अंबेडकर के ऊपर दबाव बढ़ने लगा। जैसे जैसे दिन बढ़ते वैसे वैसे दबाव बढ़ता। बहुत दबाव के बाद एक दिन अंबेडकर जी गांधी जी से मिलने पहुंचे। जब दोनों की बात शुरू हुई तो क्या कहते हैं बाबा साहेब? वो कहते हैं कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए खादी पहनना जरूरी नहीं होना चाहिए, इसकी जगह यह जरूरी होना चाहिए कि छुआछूत न मानने वाला इंसान ही सदस्य बन सकता है। बाबा साहेब गांधी जी से वो विवादास्पद डायलॉग कहते हैं जिसको लोग गलत गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। वो कहते हैं, गांधी जी मेरी कोई मातृभूमि नहीं। गांधी जी जवाब देते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ये पूरा देश आपकी मातृभूमि है। वो कहते हैं, मैं इस देश को अपनी मातृभूमि कैसे बोलूं जहां पर हर दिन हर पल हमारे साथ कुत्ते बिल्लियों जैसा सलूक होता है। और दोस्तों, अंबेडकर जी को झुकना पड़ा। क्यों? गांधी जी सत्याग्रह रोकने को तैयार नहीं थे, आमरण अनशन रोकने को तैयार नहीं थे। वो इसलिए झुके क्योंकि यदि गांधी जी को कुछ हो जाता पूरे देश में हाहाकार मच जाते, दंगे हो जाते, और वो भी गांधी जी को खोना नहीं चाहते थे।
आखिर ऐसी पर्सनैलिटी भी तो सदियों में पैदा होती है। और फाइनली दोनों के बीच समझौता हुआ और दोनों के समझौते में डबल से ज्यादा 147 सीट्स डिप्रेस्ड क्लास के लिए रिजर्व की गई। उस दिन एक इतिहास बना। इतिहास क्यों बना? डिप्रेस्ड क्लास एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स के रूप में उभरी। एक और इतिहास बना। कांग्रेस और सारे देश को दलितों के बारे में सोचना, उनको अपलिफ्ट करने के बारे में सोचना शुरू करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात क्या थी? उस दिन अंबेडकर पूरे दलितों के, पूरे डिप्रेस्ड क्लास के अनडिस्प्यूटेड लीडर बन के उभर गए। जिनको भी लगता है कि महात्मा गांधी और बाबा साहेब विरोधी थे, एक बार यह किस्सा भी सुन लीजिए। दोस्तों, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बारी आई। नेहरू जी और सरदार पटेल ने निर्णय लिया दुनिया के बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए। और एक दिन महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू जी से और पटेल जी से कहते हैं, जब हमारे देश में इतना बड़ा लीगल एक्सपर्ट है, इतना विद्वान हमारे देश में है, तो अंबेडकर जी जैसे विद्वान के रहते हुए हमको बाहर से किसी को बुलाने की क्या जरूरत है? यदि अंबेडकर जी हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे, इससे गौरवशाली बात भारत के लिए दूसरी नहीं हो सकती। और वहीं पर अंबेडकर जी को कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में लगभग 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद दुनिया का, ध्यान से सुनिए, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। 448 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स, 616 सिग्नेचर और जाने कितने दिनों की असेंबली के बाद हमारे हाथ में वो कॉन्स्टिट्यूशन आया जो आज हमको सुपर पावरफुल बनाता है, आज हमको राइट्स देता है। और वो भी कैसे कैसे राइट? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, और एक बड़ी चीज पता है, राइट टू वोट। ये प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन था। कारण क्या था? दुनिया में उस वक्त बहुत सारे देश में महिलाओं को वोट देने की अनुमति नहीं थी। और भारत को देखकर दुनिया के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन ने चेंजेस किए। और इसीलिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कहते हैं द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 1942 में वाइसराय की काउंसिल में बाबा साहेब को सदस्य बनाया गया। और जितनी भी लेबर है हिंदुस्तान की, मैं कह रहा हूं आप सबको रोज अंबेडकर जी को सलाम ठोकना चाहिए। क्योंकि उन्होंने क्या किया? 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे की जो ड्यूटी थी उसको घटाकर कानूनी रूप से 8 घंटे किया। यदि आज आपको डियरनेस अलावेंस मिल रहा है तो वो बाबा साहेब की देन है। यदि आज आप एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ले पा रहे हैं, ESI, वो बाबा साहेब की देन है। यदि आपको ट्रेनिंग या लर्निंग अलावेंस मिल रहा है तो वो बाबा साहेब की देन है। इनको पता था यदि डिप्रेस्ड क्लासेस का उत्थान करना है तो लॉन्ग टर्म में ये रिजर्वेशन से नहीं होगा। इसलिए उन्होंने उस वक्त क्या किया? बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई। और इस सभा का मूल उद्देश्य क्या था? लोगों की पढ़ने में मदद करना, उनको पढ़ने के अवसर दिलाना, पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि कल ये सब शिक्षित हो, अवेयर हो और अपनी जगह खुद बनाए। डिप्रेस्ड क्लास की आवाज दब न जाए, इसके लिए उन्होंने कोई हथियार का सहारा नहीं लिया। उन्होंने हथियार की जगह अखबार का सहारा लिया और एक के बाद एक कई अखबार और पीरियोडिकल निकाले। क्योंकि वो यहां पर वार करना चाहते थे और यहां पर वार करना चाहते थे, वो सोच को बदलना चाहते थे। क्या मैं डॉक्टर उज्जवल पाटनी रिजर्वेशन का पक्षधर हूं? यदि आप मुझे आज की डेट में पूछेंगे, मैं नहीं हूं। मैं ये चाहता हूं कोई भी कास्ट हो, कोई भी क्रीड हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी भाषा हो, हर व्यक्ति को सरकार इतना पढ़ने का अधिकार दे, इतनी सुविधाएं दे, प्राइमरी में, मिडिल में, हाई में, कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो मेरिट के बदौलत जाएं और उसके बाद वो बड़े बड़े पदों तक पहुंचे, क्योंकि तब उनको अपने ऊपर भी गर्व होगा। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां यह भी खड़ा होता है, क्या उस वक्त जरूरत थी? अब जब मैं ये केस स्टडी रिकॉर्ड कर रहा हूं और जब मैं घटनाओं को खुद पढ़ रहा हूं, उनको महसूस कर रहा हूं, उस पीड़ा को महसूस कर रहा हूं, मुझे लगता है हां, उस वक्त इसकी जरूरत थी। और आज आपसे भी कहना चाहता हूं, कल्पना करके देखिए, अपनी जाति से, अपने रंग से, अपनी भाषा से, अपनी बोली से बाहर आके कल्पना करके देखिए। क्योंकि बाबा साहेब कहते थे साउथ अफ्रीका में
जो प्रॉब्लम निग्रोस के साथ थी वही प्रॉब्लम हिंदुस्तान में हमारे लोगों के साथ थी। दोस्तों, बाबा साहेब को जब यह लगा कि मेरी अपनी कास्ट में यह छुआछूत ऊंच नीच खत्म नहीं होगी, बहुत गहरे तक जमी हुई है, तो उन्होंने एक दिन निर्णय लिया कि मैं अपना रिलीजन चेंज करूंगा, धर्म चेंज करूंगा। जैसे ही पता चला हाहाकार मच गया। सबने समझाने की कोशिश की, पूरे देश के बड़े नेता टूट पड़े, पार्टियां टूट पड़ी, लेकिन बाबा साहब अटल रहे। दूसरे सारे धर्मों के लोग एक एक करके आने लगे और बाबा साहब से सब कहते, हमारे यहां शामिल हो जाइए, हम आपके लिए ये करेंगे, हमारे यहां शामिल हो जाइए, हम आपको बराबरी का अधिकार देंगे। बाबा साहब कम नहीं थे, वो हर धर्म के ज्ञाता थे। वो ऐसे ऐसे सवाल पूछते कि सामने वाले छोटा सा मुंह लेकर चले जाते हैं। लेकिन बाबा साहब के मन में कुछ और था। बचपन से वो गौतम बुद्ध से प्रभावित थे, सारे लिटरेचर्स पढ़ते थे। उनको ये यकीन था कि ये सबसे ज्यादा रीजनेबल रिलीजन है, जिसमें सबसे ज्यादा इक्वेलिटी और पीस है। और आखिर एक दिन उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने का निर्णय ले लिया। 14 अक्टूबर 1956 लाखों लोग पैदल, साइकिलों से, बैलगाड़ियों से, गाड़ियों से चलने लगे नागपुर की ओर और इतिहास रचा जा रहा था। लगभग 5 लाख लोगों ने बाबा साहब के नेतृत्व में एक साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। सारा संसार इस घटना का साक्षी बना, दिल थाम कर देखता रहा। उसके 6 हफ्तों बाद इस महान क्रांतिकारी की, इस महान विचारक की मृत्यु हो गई, निधन हो गया। लेकिन ऐसे लोग मरते कहां हैं? ऐसे लोग तो अमर हो जाते हैं। इनको कौन खत्म कर सकता है? इनकी सोच को कौन खत्म कर सकता है? और इसीलिए एक और थिंकर, वो भी अपनी जगह क्रांतिकारी थे, ओशो, वो क्या कहते हैं बाबा साहब के बारे में? 5000 सालों में, ध्यान से सुनना, 5000 सालों में बाबा साहब जितना इंटेलिजेंट व्यक्ति हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ। ये ओशो की राय थी। दोस्तों, बाबा साहब की एक केस स्टडी देखने के बाद निश्चित रूप से मुझे यकीन है आपको अपने संघर्ष बौने लगने लगे होंगे। आपको लगा होगा कि मेरे जीवन में तो कोई तकलीफ ही नहीं है, और यदि इस केस स्टडी ने भी आपको प्रभावित नहीं किया तो प्लीज, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। और आज मैं